प्रतिभावान है उसको आप दबा नहीं सकते। और राहुल तिवारी प्रतिभावान लीडर है। अब आपने पूछा कि क्यों पीछे हैं, तो जब तक मंगल पांडे जैसे लोग रहेंगे ना सिवान के राजनीति में, जिस व्यक्ति का कोई जनाधार नहीं है, आपको एक जानकारी दे दूं कि मंगल पांडे अपना बूथ तक नहीं जिता पाते हैं भाजपा को। हम तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से कहेंगे कि इस आदमी को वहां से हटाइए। जब तक मंगल पांडे जैसे लोग सिवान के राजनीति में सक्रिय रहेंगे या उनका इंटरफेरेंस रहेगा, तब तक सो कॉल्ड लोग सिवान भाजपा को समाप्त कर देंगे। सिवान में कार्यकर्ताओं का शोषण अगर और डिक्टेटरशिप कोई सबसे ज़्यादा किया है तो वो चेहरा है मंगल पांडे। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जो पहले बीजेपी के सीनियर लीडर हुए करते थे, उनका अगर आज मान सम्मान समाप्त हो गया तो वह है मंगल पांडे। शायद जीवन की सबसे बड़ी गलती हुई, जिनके लिए हम काम किए थे उनसे जब हम पूछे कि भाई हमको क्यों हटा दिया, तो मंगल पांडे जी ने कहा कि आपको नहीं हटा देना। तो हम किस पर आरोप लगाएं? हमारे पास तो है कि गठबंधन की राजनीति है, तो कुछ लोग लगे हैं कि ये सीट गठबंधन के खेमे में फिर जाए। अब वो गठबंधन क्या होगा अभी मैं उस पर नहीं बोलूँगा, अभी टाइम है उसमें, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा सिवान के लिए और ये होने भी नहीं दिया जाएगा। सिवान भाजपा का हर मंडल अध्यक्ष से आप सर्वे कर लीजिए जाके पर्सनली, अगर वो लाइक करता हो आप वोटिंग करा लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आप वोटिंग करा लीजिए, 2 अध्यक्ष मंगल पांडे जी को अध्यक्ष के पोस्ट पर लड़ाइए, किसी आम कार्यकर्ता को लड़े, आम कार्यकर्ता जीत जाएगा। ये स्थिति है। अब भाजपा भी ये नहीं कि ये चेहरा हम दे दे और चुनाव जीत जाएगा, ये नहीं होगा। सिवान में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिवान की मिट्टी बागी है, बागीपन को पसंद करती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने लीडर बने आज कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत दयनीय है। कार्यकर्ता तो पार्टी के साथ खड़े हैं, कार्यकर्ता पार्टी के लीडर के साथ खड़े हैं, लेकिन पार्टी के लीडर कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं हैं। साल 2024 का चुनाव नज़दीक है और बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता के साथ हर युवा कार्यकर्ता भी उतर चुका है मैदान में। तैयारी और साथ ही साथ जीत पक्की दिलानी है, इसकी कैंपेनिंग भी की जा रही है। आज इन्हीं लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सिवान लोकसभा सीट जो है काफ़ी हॉट सीट माना जाता है। इसकी चर्चा पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश भर में होती है और ये सीट पर आखिरकार साल 2024 का माहौल कैसा रहेगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं युवा कार्यकर्ता कुंदन जी। आपको बता दें कुंदन जी के बारे में कि दुरावधा का जो उपचुनाव हुआ उसमें इनकी कैंपेनिंग और बेजोड़ कैंपेनिंग थी इनकी। 2020 में इनकी भी तैयारी, 2020 के विधानसभा की तैयारी इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से की। उसके बाद 20 के बाद कुंदन जी धीरे धीरे सिवान से गायब हो गए। सिवान से आते हैं, बातचीत करेंगे। कुंदन जी, 2019 का दुरावधा का उपचुनाव, 20 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, कैंपेनिंग बड़ा ज़बरदस्त रही। हम लगातार उस समय हम किसी और चैनल में थे, हमने आपके कैंपेनिंग को देखा, आपके मेहनत को देखा। 2020 के बाद से आप गायब हो गए। गायब नहीं हुए हैं हम। एक मिशन के तहत जब हम काम करते हैं और राजनीति हमारे लिए मिशन है, अक्सर मैं चुनाव के दौरान भी कहा करता था कि राजनीति हमारे लिए मिशन है। तो जब आप मिशन पे काम करते हैं तो उतराव चढ़ाव आते रहता है और मैं इसको अपने मिशन का हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि जब आपको लंबी दूरी तय करनी है तो बड़ी धैर्य के साथ और शांति के साथ काम करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक योजना है, जिस दिन हमारी योजना पूरी होगी, जिस दिन सही समय आए, उससे पहले मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की परिस्थितियां वहां पैदा की जा रही हैं सो कॉल्ड नेताओं के द्वारा, तथाकथित नेताओं के द्वारा जो परिस्थितियां पैदा की गई हैं और की जा रही हैं, तो सिवान अस्त व्यस्त होगा लग रहा है। और जब सिवान अस्त व्यस्त होगा तो मैं अपनी जगह ज़रूर बना लूँगा और जाऊँगा मैं सिवान। क्या लग रहा है माहौल क्यों इतना बिगड़ रहा है सिवान का? न सिर्फ इस बार ही, बीच में भी ऐसा हुआ, 19 के बाद लगातार माहौल बिगड़ा। कई स्थितियां ऐसी पैदा हुई, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो। लगातार स्थितियां क्यों बिगाड़ी जा रही हैं? राजनीति अब क्या विकास छोड़ करके अब यही सब होगा? देखिए, आपको याद होगा कि आप दरौदा चुनाव में एक कोई चैनल था, विकास की यात्रा करके आप चला रहे थे, विकास की खोज, और शायद हमारी आपकी मुलाकात भी हुई थी उस दौरान। तो मैंने आपको कहा था कि जब चुनाव कोई लड़ता है तो नेता प्रधान होता है, कार्यकर्ता तो उसका सिपाही होता है। और शायद मैंने इंटरव्यू देने से मना किया। और वो ये सोच के नहीं करता है कि उसका नेता या जो व्यक्ति लड़ रहा है वो जीतेगा, वो ये सोच के काम करता है कि यहाँ पे कमल का फूल जीतेगा। और दरौदा के उपचुनाव में जो चीज़ें हुई वही सेम चीज़ें दरौदा के मेन चुनाव 2020 में हुई।
और दरौदा एक ऐसा सीट है जो पूरे सीवान के राजनीति को प्रभावित करता है। अब 2000 उस जो लोकसभा चुनाव पहले हुआ था, 24 से पहले जो हुआ था चुनाव 2019 में, 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें कुछ लोग निजी स्वार्थ में ये पार्टी का जो भाजपा का जो अपना सीट है, अपना पारंपरिक सीट है सीवान भाजपा का, और उस सीट को किसी और के हाथ में दे दिए। नीतीश कुमार जी के हाथ में चला गया वो सीट, और नीतीश कुमार की पार्टी से जो लोग चुनाव लड़े और भाजपा के वोट से जीते, और देखिए भाजपा के वोट से जीतने के बाद आज भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। आज भाजपा, अरे कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि जिस पार्टी के वोटर्स का हम वोट लिए हैं कम से कम उसका आदर करें, लेकिन उसका आदर नहीं है। तो बड़ी विडंबना है। 19 के चुनाव में भी मैंने विरोध किया था, ऐसा नहीं था कि वहाँ भाजपा के गठबंधन से ये लड़ रहा था जदयू, क्योंकि जदयू के हम विरोधी हैं, जदयू के विचारों के हम विरोधी हैं। अक्सर मैं कॉलेज लाइफ में भी, और शायद हम लोग जहाँ बैठ के अभी बात कर रहे हैं इस कॉलेज कैंपस में भी, मैंने नीतीश कुमार जी का विरोध किया है, क्योंकि उनके शिक्षा नीति, उनके कई नीतियों का मैं विरोधी रहा हूँ। तो इस नाते मैं दरौदा गया था तो मुझे लगा कि एक सीट पर भी अगर हम हरा देते हैं तो हमारा जो मिशन है वो पूरा होगा। और हम हराए। वहाँ पर हम लोगों ने मिलकर राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के दम पर, भाजपा के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के दम पर उस राष्ट्रवादी विधानसभा में भाजपा को हमने जीत दिलाई। व्यक्ति कोई हो सकता है, व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लेता हूँ जल्दी, तो व्यक्ति कोई हो सकता है। तो 20 की जो परिस्थितियाँ थीं वो अलग थीं, लेकिन अभी जो परिस्थिति हुई है, अब जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जिताया, आज कार्यकर्ता ही नेता से नाराज़ हैं। पार्टी से नाराज़ नहीं है कार्यकर्ता, आज भी वो पार्टी के हैं लेकिन नेता से नाराज़ हैं। तो कार्यकर्ता तो पार्टी के साथ रहेंगे, पर नेताओं की गारंटी नहीं है कि वो पार्टी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हो सकता है कि लोग जिन लोगों को विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने मेहनत करके जिताया, लोकसभा के चुनाव में दूसरी पार्टी बदल लें, क्योंकि ये उनकी परंपरा रही है। जो लोग जीत रहे हैं ये उनकी परंपरा रही है, वो एक पार्टी करे नहीं। कभी बहुत मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जैसा अक्सर मैं सीवान का नरभक्षी कहा करता हूँ, उसके लिए बूथ लूटते और छापते थे। उसके लिए बूथ लूटने और छापने वाले लोग आज नेता बन गए हैं। जस्ट लाइक कह सकते हैं, जैसे कॉलेज लाइफ में हम लोग थे तो कहते थे कि लफुआ लोग नेता बन गए हैं। ठीक है, लफुआ लोग कुछ हैं जो नेता बन गए हैं, और बहुत नहीं, कुछ है कि देखिए सीवान भाजपा की जो राजनीति है, कुछ चेहरे हैं ऐसे, ऐसा नहीं कह सकता हूँ, कुछ चेहरे ऐसे हैं सीवान भाजपा में जिनको अगर रियल में प्रोजेक्ट किया जाए तो सीवान की राजनीति नहीं, पूरे सारण की राजनीति प्रभावित होगी। एक चेहरा है, एक नाम है, मैं उस नाम को अक्सर कहता हूँ, और युवा पीढ़ी के लोगों के लिए एकदम निर्विवाद चेहरा है, राहुल तिवारी। सीवान में अगर कोई एक लीडर है जिसे जनता जानती भी है और मानती भी है, वो है राहुल तिवारी। बाकी लोगों को जनता जानती है, लेकिन राहुल तिवारी एक ऐसा लीडर है जिसे जनता जानती भी है और मानती भी है। और समय है, सही समय है वैसे लीडर को प्रोजेक्ट करने का। अगर वैसे लीडर आएंगे, और सीवान में जितने भी लीडर हैं, पुराने लीडर हैं और चाहे उम्र में बड़े हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, उनको तो आने वाली पीढ़ी को जगह देना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को जब आप जगह देंगे ना तो विज़न क्लियर होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे 10 टाइम्स ज़्यादा सोचती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा है कि गठबंधन की राजनीति है, तो कुछ लोग लगे हैं कि ये सीट गठबंधन के खेमे में फिर जाए। अब वो गठबंधन क्या होगा अभी मैं उस पर नहीं बोलूँगा, अभी टाइम है उसमें, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा सीवान के लिए, और ये होने भी नहीं दिया जाएगा। ये बात मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ कि ये होने नहीं दिया जाएगा। गठबंधन के हाथ में अगर ये सीट जाता है, और जो लोग चाहते हैं कि गठबंधन के हाथ में ये सीट जाए और वो लोग जीत जाएं, ये होने नहीं दिया जाएगा। एक सवाल मेरे मन में ये चल रहा है कि बहुत बार हर चुनाव में वहाँ पर एक मुद्दा उठता है कि किसी नए चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाए, कोई नया चेहरा है। आप राहुल तिवारी की बातचीत कर रहे हैं, पिछले चुनाव में भी राहुल तिवारी का नाम बड़ा जोरों शोरों पे चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी से राहुल तिवारी को सीट मिलेगा, उनकी चर्चाएं चली, लेकिन नहीं मिला उनको। कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें नाराज़गी आई। क्यों नहीं बीजेपी चाह रही है सीवान से कि किसी युवा नेता को उभारा जाए? अभी ये सम्राट चौधरी गए थे प्रदेश अध्यक्ष, राहुल तिवारी को पीछे बैठाया गया, उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया। क्या कारण है युवाओं को नहीं आगे? देखिए, पीछे बैठाया गया कि आगे बैठाया गया, ये इस पर तो मैं बात ही नहीं करूँगा। कि देखिए, नेतृत्व करने वाला जो चेहरा होता है ना, उसको आप नहीं दबा सकते हैं। जो प्रतिभावान है उसको आप दबा नहीं सकते। राहुल तिवारी प्रतिभावान लीडर हैं। अब आपने पूछा कि क्यों पीछे हैं, तो जब तक मंगल पांडे जैसे लोग रहेंगे ना सीवान के राजनीति में, जिस व्यक्ति का कोई जनाधार नहीं है,
आपको एक जानकारी दे दूं कि मंगल पांडे अपना बूथ तक नहीं जिता पाते हैं भाजपा को। हम तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से कहेंगे कि इस आदमी को वहाँ से हटाइए। जब तक मंगल पांडे जैसे लोग सीवान के राजनीति में सक्रिय रहेंगे या उनका इंटरफेरेंस रहेगा, तब तक सो कॉल्ड लोग सीवान भाजपा को समाप्त कर देंगे। और सीवान भाजपा का जो भीड़ देख रहे हैं, वह भीड़ जेन्युइन भीड़ नहीं है। लोग पार्टी के फीलिंग से जुड़े हैं इसलिए चले जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि कोई भी लोग इनको पसंद नहीं करता है। और जब तक ये सीवान के राजनीति में व्यक्ति सक्रिय है मंगल पांडे जी, तब तक राहुल तिवारी का कोई लीडर अगर आगे निकल जाए, आप देख लीजिए सम्राट चौधरी जी गए हुए थे, हमारे सम्मानित अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी गए हुए थे सीवान। आप देखे होंगे कि 3 चेहरा ही दिख रहा था गाड़ी पर या मंच पर, उसके अलावा कोई चेहरा नहीं दिख रहा था। जो नए लोग जीत कर आए हैं, जो रात दिन उनकी चमचागिरी करते हैं, वो भी नहीं दिख रहे थे। क्यों भाई, गाड़ी पर सिर्फ आप ही चढ़िएगा? चौधरी जी गए हैं तो फिर उनके साथ फोटो आप ही का रहेगा? बस 3 चेहरे दिख रहे थे, मंगल पांडे जी, हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी और हमारे सम्मानित सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। इसके अलावा किसका चेहरा दिखा क्या कहीं रैली में हाथ जोड़े हुए गाड़ी पर? क्यों? ओम प्रकाश यादव जी इतने बड़े लीडर हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, उनको क्यों नहीं है? देखिए, ये सारा आडंबर रचा जा रहा है सीवान के सीट को बपौती करने के लिए कि आज हो सकता है कि कल मंगल पांडे लड़े, फिर हो सकता है उनके बेटे लड़े कल। ये परंपराएं बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार के राजनीति में तो उनका वो बंटाधार हो गया है। देख लीजिएगा, नई सरकार आएगी, नहीं रहेंगे, नई सरकार आएगी, कोई जगह नहीं मिलने जा रहा है। यही सच्चाई है, बहुत बड़ा सच है। सीवान में कार्यकर्ताओं का शोषण अगर और डिक्टेटरशिप कोई सबसे ज़्यादा किया है तो वो चेहरा है मंगल पांडे। अच्छे कार्यकर्ता जो पहले बीजेपी के सीनियर लीडर हुए करते थे, उनका अगर आज मान सम्मान समाप्त हो गया तो है मंगल पांडे। बहुत बड़ा आरोप है ये। हाँ, बहुत बड़ा आरोप है। जितने व्यक्तियों के साथ वो सटते हैं, सबसे पहले उसका राजनीतिक करियर समाप्त कर देते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति का राजनीतिक करियर वो समाप्त कर देते हैं। अगर मेरे साथ भी हुआ, कार्यकारिणी भंग करके और मुझे हटा दिया गया, कार्यकारिणी भंग करके मुझे हटा दिया गया, जब दरौदा चुनाव समाप्त हुआ, या शायद आपको जानकारी भी होगी, दरौदा चुनाव समाप्त हुआ था और 12 दिसंबर 2021 को, नहीं 2020 को, 2020 10 दिसंबर 2020 को ये लोग मंच शेयर किए, और मंच शेयर में उसी व्यक्ति को लोग मंच पे बैठा दिए जो व्यक्ति पूरे चुनाव में भाजपा का विरोध कर रहा था। अच्छा। और जब हमने कार्यकर्ताओं के तरफ से पक्ष रखा तो कार्यकारिणी भंग करके मुझे हटा दिया गया। जब हमने पूछा, जिनके लिए हम काम किए थे, शायद जीवन की सबसे बड़ी गलती हुई, जिनके लिए हम काम किए थे, उनसे जब हम पूछे कि भाई हमको क्यों हटा दिया, तो मंगल पांडे जी ने कहा कि आपको नहीं हटा देना है। तो हम किस पर आरोप लगाएं? हमारे पास तो है, इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कोई युवा चेहरा उभर के आए। और सच है, जिन लोगों के लिए मैंने, और डरना चाहिए उनको, क्योंकि मैं काम तो फिर करूँगा मैं काम तो फिर करूँगा सीवान में जाकर, डरना चाहिए। अजय सिंह कितने बड़े फैक्टर होंगे सीवान के लिए? फैक्टर होंगे, बिल्कुल फैक्टर होंगे। लग रहा है इस जदयू अलग लड़ती है तो उनका सीट रह सकता है। अच्छा, क्या लगता है महागठबंधन से किसको सीट जाएगा? जदयू से कविता सिंह ही लड़ेंगे या फिर किसी और को लेकर आरजेडी भी प्लानिंग कर रही है? देखिए, अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन वर्तमान सांसद तो अभी वही हैं, और जिस तरह की जीत उन्होंने हासिल की थी, उनके वोट के फैक्टर्स को अब नहीं हटा सकते हैं। दूसरा है कि राजपूत कम्युनिटी, गाहे बगाहे राजपूत कम्युनिटी आज भी अजय सिंह को मानती है अपना नेता। सीवान में अगर राजपूत के लिए कोई नेता है तो राजपूत वोट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहले लोगों को लगता था कि राजपूत वोट कम है, लेकिन सीवान लोकसभा चुनाव का जो डाटा आप देखेंगे तो राजपूत वोट कम नहीं है, फॉरवर्ड का वोट कम नहीं है वहाँ पर। इसलिए अजय सिंह एक फैक्टर हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव के जीत और हार किया उपचुनाव करे थे, वो एक अलग मैटर था, वो मैटर बहुत प्रभावित नहीं करेगा। अब स्थिति ये है कि अगर आज दरौदा में चुनाव हो जाए और अजय सिंह लड़ जाए तो जीत जाएंगे। हाँ, इतना एंटी कैम्बेंसी है वर्तमान नेता के खिलाफ, इतनी एंटी कैम्बेंसी है, और ये एंटी कैम्बेंसी 24 के चुनाव के बाद दिखेगी, एकदम दिखेगी। अच्छा, तो अजय सिंह की पत्नी जो थी वो एनडीए गठबंधन से लड़ी तो जीत गई। तो इस बार क्या लग रहा है? तो अच्छा, मान लीजिए कि महागठबंधन होगा तो उसके साथ कितने टीम होंगे? माले भी उसी के साथ हो जाएंगे, राजद का वोट भी उसके साथ होगा।
बाकी उनका अपना जो कैडर वोट है वो रहेगा ही, जदयू के अपने कैडर वोट हैं। आपको लगता है कि देखिए आप अगर एनडीए गठबंधन, अगर महागठबंधन से अगर हो जाती हैं उम्मीदवार तो जीत सकती हैं। आरजेडी भी चाहेगा, माले भी बिल्कुल चाहेगा। ये पार्टी लेवल का बात है, उस समय अभी कहना अच्छा, भाजपा की क्या तैयारी है 2024 में? देखिए भाजपा की तैयारी ही नहीं होती है। भाजपा सालों भर काम करता है। भाजपा 365 दिन काम करती है। विश्व की ऐसी एक पार्टी है जो 365 दिन पार्टी लेवल पे अपना काम करती है। एक कार्यक्रम खत्म होता नहीं, दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मंगल पांडे जैसे लोग प्रभारी रहे तो भाजपा की स्थिति गड़बड़ा जाएगी। इस व्यक्ति को सीवान के राजनीति से इंटरफेरेंस हटाया जाए। सीवान भाजपा का हर मंडल अध्यक्ष से आप सर्वे कर लीजिए जाके पर्सनली, अगर वो लाइक करता हो आप वोटिंग करा लीजिए। मैं तो कहता हूं कि आप वोटिंग करा लीजिए। 2 अध्यक्ष मंगल पांडे जी को अध्यक्ष के पोस्ट पर लड़ाइए, किसी आम कार्यकर्ता को लड़िए, आम कार्यकर्ता जीत जाएगा। ये स्थिति है। दिखता नहीं है क्योंकि किसी में बोलने की क्षमता नहीं है, पर हम लोग तो बोलेंगे कि यहाँ मंगल पांडे का, सीवान की राजनीति में मंगल पांडे का आना मना है। नो एंट्री का बोर्ड, नो एंट्री का वोट लगना चाहिए। आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, फिर भी मंगल पांडे से नाराजगी? इसलिए कि वो बीजेपी के लिए सीवान जाते हैं, कभी नहीं गए। हम लोग कार्यक्रमों में हिस्सा लिए हैं। डिक्टेटरशिप रहता है उनका। कार्यकर्ता से कार्यकर्ता की तरफ बात ही नहीं करते। अरे तुम खड़ा हो जाओ, ये क्या है? ऑर्डर दे रहे हैं आप क्या? ये भाषा नहीं होनी चाहिए। तुम तो होना ही नहीं चाहिए। हम राजनीति में बड़ा हो या छोटा, उसको आप बोलते हैं। हम किसी को तुम नहीं कर सकते, ठीक है? तो व्यवहार उस तरह का नहीं है, उस तरह का नेतृत्व भी नहीं है जो अपना बूथ तक नहीं जिता पाता है। बूथ नहीं जिता पाता। स्थिति देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में सीवान में हार गए हम लोग। कई मामले भी हैं, उसमें कई बातें होती रहती हैं, अक्सर आते रहता है। अभी सीवान के राजनीति में राहुल तिवारी हैं, ओम प्रकाश यादव जी हैं, मनोज सिंह जी हैं, ये बड़े चेहरे हैं। और भाजपा को इन लोगों के नाम पर तैयारी मिलेगा सीट इस बार? इस पर आपको क्या लग रहा है, एक कार्यकर्ता के नाते आपको क्या लग रहा है, किसको मिलेगा? देखिए भाजपा में ये फिक्स नहीं होता है। एक मंडल अध्यक्ष होता है ना, या बूथ अध्यक्ष होता है ना, उसका भी नाम आ सकता है और वो लड़ सकता है चुनाव और जीत सकता है। क्योंकि भाजपा एक बार तय कर देती है कि इनको हमने तय किया तो तय किया, और फिर हम लग जाते हैं, ठीक है, लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा में, एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अब जो ट्रेंड बनेगा, अब भाजपा भी ये नहीं कि ये चेहरा हम दे दे और चुनाव जीत जाएगा, ये नहीं होगा। सीवान में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सीवान की मिट्टी बागी है, बागीपन को पसंद करती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने लीडर बने हैं, ऐसा कोई है जो बिना बागी हुए लीडर बन गए? तो ये मायने रखता है, वहाँ का नेचर मायने रखता है। जितना जल्दी सीवान आपको उठाता है ना, उतना ही जल्दी नीचे गिराता भी है। ठीक है, सीवान बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करता है। आप काम नहीं करिएगा तो लोग, आप कार्यकर्ता, आपको आज कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत दयनीय है सीवान में। आज कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत दयनीय है। कार्यकर्ता तो पार्टी के साथ खड़े हैं, कार्यकर्ता पार्टी के लीडर के साथ खड़े हैं, लेकिन पार्टी के लीडर कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ मैंने सही चीज़ के लिए लड़ा, मैं सही चीज़ के लिए लड़ रहा था। अगर उस चीज़ पर स्टैंड ले लिया गया होता तो सीवान के राजनीति में कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत बड़ी होती। तो कार्यकर्ताओं का तो मनोबल तोड़ दिया जाता है, फिर चुनाव आता है तो उन्हें खुश किया जाता है। लेकिन कार्यकर्ता इस चीज़ को अब समझने लगे, इसलिए आसान नहीं है सीवान। बड़े नेताओं ने सीवान बीजेपी को कैप्चर कर लिया है। कैप्चर नहीं करेंगे, हाईजेक कहिए उसको। हाईजेक कर हाँ, 3 से 4 लोग हैं जो हाईजेक करके रख लिए हैं। हाँ, ऐसे 3-4 लोग हैं जिनका कोई अपना बूथ कमेटी तक बना देने का अस्तित्व नहीं है। पार्टी का, संगठन का मतलब पता नहीं है, संगठन में कार्यकर्ता का महत्व मतलब पता नहीं है, और वैसे लोग हाईजेक करके पार्टी को रखे हैं, पर बहुत दिन नहीं रख पाएंगे। अच्छा, एक बताइए कि विधानसभा चुनाव 25 का सामने है। 24 की तो बात हमने कर ली, 25 में आप कैंपेनिंग के लिए उतरेंगे, फिर लड़ाई लड़ने के लिए उतरेंगे? कि दिल्ली दूर है छात्र राजनीति से भी, और मैं लड़ने से ज़्यादा लड़वाने में भरोसा रखा। छात्र राजनीति में सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं है। मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, पर मैं नेता रहा। मैं चुनाव लड़ा नहीं, पर नेता रहा। तो सीवान की राजनीति में मैं, सच्चाई है कि एक 2020 के चुनाव के दौरान, या ये जो घटना हमारे साथ घटी, उससे पहले मैं कभी चुनाव लड़ने के बारे में सीवान में नहीं सोचा था, पर अब मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, जिस शालीनता से आप जवाब दे रहे हैं, तब से बात हो रही है, ऐसा लग रहा है तैयारी बड़ा भयंकर है आपका। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी कुछ तैयारी चल रही है। तैयारी बड़ी भी है और तैयारी खतरनाक भी है, बड़ी भी है और खतरनाक भी है।
क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ की गई वो अन्य कार्यकर्ताओं के साथ न हो, इसके लिए एक युद्ध होगा। जो घटना मेरे साथ घटी, अब कोई कार्यकर्ता अपना सब कुछ छोड़कर 7 महीना काम करता है और उस कार्यकर्ता को आप यूँ इग्नोर कर दीजिए या निकाल दीजिएगा, और सही चीज़ के लिए जब लड़ता है तो आप सोच सकते हैं कि 7 महीना क्या होता है। और 7 महीना में हम अपने पीएचडी का थीसिस लिख लेते हैं, और 7 महीना अगर हम किसी को दे सकते हैं तो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए हम 7 मिनट, 7 घंटा और 7 महीना लगा भी सकते हैं, और हम लगाएंगे। हमारी तैयारी बड़ी भी होगी और हर तरह से बहुत मजबूत होगी। मैं लड़ूंगा सिवान में, मैं लड़ूंगा सिवान में। चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैं लड़ूंगा। जो कार्यकर्ता आज इग्नोर किया जा रहा है, और चैलेंज है, चैलेंज दूंगा मैं। ये जो पटना से जाके और मंच पे बैठ जाते हैं ना कुछ लोग, तो मैं तो प्रदेश के नेताओं को भी मैं सूचित करूंगा। अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ, कुछ अन्य कामों में मैं व्यस्त हूँ। पार्टी से नाराज हैं कि लोगों से नाराज? पार्टी से क्यों नाराज़ करूँगा, मैं रहूँगा। मैं एबीवीपी का वॉलंटियर रहा हूँ। थोड़ा सा पर्सनल बात कर लेता हूँ, तो पर्सनली मैं नेचर वाइज बागी रहा हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि मेरी पार्टी है तो मेरी रहनी चाहिए, जैसे हमारी पार्टी है तो हमारी रहनी चाहिए। अब पूरा कार्यकर्ता 5 साल काम करे और फिर कोई दूसरे पार्टी का आके टिकट लेके चुनाव लड़ जाए, फिर हम उसके लिए मेहनत करें। या फिर कोई पटना में बैठा नेता है, वो खूब भाषण दे रहा है, मीडिया में आ रहा है, और फिर वो क्षेत्र में जब आप चुनाव लड़ने बेचारा कोई कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है, उसका टिकट हटा करके आप किसी और को बाहर से लाकर, तो ये सही नहीं है। और भाजपा को इस पर रोकना चाहिए, भाजपा को रोकना चाहिए ये चीज़। और सिवान में ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होगा, कोई बाहर ही जाएगा या फिर कोई गठबंधन का चला जाएगा। इससे हम डरे, इस बात से हम डरे। फिर लड़ेंगे, देखेंगे, होगा कोई भाजपा का नेता जो अपने आप को अलग करके खड़ा होगा, और होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर गठबंधन में किसी को टिकट गया तो कई ऐसे लीडर हैं जो अलग खड़े होंगे और उनके साथ हम खड़े होंगे, क्योंकि वो भाजपा के हैं। बागी कहाँ होंगे, वो भाजपा के हैं, प्रश्न ही नहीं है बागी का वहाँ पर। अब ओम प्रकाश यादव जी हैं, भाजपा के हैं, राहुल तिवारी भाजपा के हैं, मनोज भैया भाजपा के हैं, ये सारे लोग भाजपा के हैं, सब लोग भाजपा के हैं, और लड़ेंगे तो लड़ेंगे। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सिवान बीजेपी कुछ बड़ा गेम करने वाली है 2024 और 25 में। अगर गठबंधन की राजनीति में टिकट जी गया तो गेम तो होगा। हाँ, क्यों हम गठबंधन वाले का? पार्टी, हमारे कार्यकर्ता रात दिन सड़कों पे काम करते हैं, और पार्टी का टिकट देखिए, तो पार्टी का टिकट तो दिया हम लोग पिछला बार गठबंधन में। आज मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, और हम पसंद कर ले मोदी जी के खिलाफ बोलेगा कोई? जो राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, जो प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष जो खुला चैलेंज दे रहा है देश विरोधी ताकतों को, तो उसके कदम को मजबूत करने के लिए हमको किसी भाजपा के कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाना होगा। हाँ, और वो भी बाहर ही नहीं चलेगा। जो काम करता है जो सिवान में, जो अपना बूथ जिताता है, उसके लिए, जो अपना बूथ हार जाता है उसको भी पसंद नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। और 24 का लड़ाई मज़ेदार होगा, और 25 का भी। 24 का लड़ाई सिवान का और 25 का दोनों मज़ेदार होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता थे कुंदन जी, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2019 का जो उपचुनाव हुआ दुरावदा का, 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ दुरावदा में, काफ़ी ज़बरदस्त कैंपेनिंग थी। कई दफ़ा इनसे मुलाकात सिवान में हुई, लेकिन पटना में हम मिले हैं, बातचीत चली। हमने सोचा कि इनसे बातचीत किया जाए कि सिवान के राजनीति में चल क्या रहा है, सिवान में क्या कुछ हो सकता है। कुंदन जी ने बड़े बेबाक अंदाज से अपनी बातें रखी हैं, काफ़ी शालीनता से बातें रखी हैं, और जो मेरा प्रश्न था कि तैयारी इनकी ज़बरदस्त है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सिवान से अगर आप देख रहे हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।